नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो EHI-02 का लाया हूँ। इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इससे पहले हम EHI-02 का कुछ वीडियो डाल चुके हैं। वह आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ EHI-02 फाइल बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखकर जाएं और यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं यदि और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के ह्रास तथा पतन से संबंधित विभिन्न मतों का परीक्षण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उनमें विभिन्न विद्वानों का क्या मत था, उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के ह्रास तथा पतन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। जो सदियों से फलने फूलने वाली सभ्यता का अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, विद्वानों का जो मानना था हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, सभी विद्वान एक मत नहीं थे, सभी का विचार अलग अलग था। देखते हैं वही पहला जो है विचार था विद्वानों का, विदेशी आक्रमण। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था। इसका प्रमाण सिंधु सभ्यता के उत्खनन द्वारा वहाँ के नरकंकाल मिले हैं। कंकाल को देखने से आक्रमण की धारणा पुष्टि होती है। यहाँ 48 नरकंकाल मिले हैं। इन पर किसी तेज हथियार, संभवतः तलवार के वार के निशान भी स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इस प्रमाण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी या अन्य किसी प्रकार के आक्रमणकारी की धारणा की पुष्टि होती है, परंतु ये आक्रमणकारी कौन थे, इसके विषय में विद्वानों की कोई स्पष्ट और सुनिश्चित धारणा नहीं है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ये आक्रमणकारी आर्य ही थे। ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र ने अनेक नगरों, दुर्गों को नष्ट किया है। इस संदर्भ में कुछ शहरों के नाम भी मिले हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हरियूपीय शहर है। संभवतः यह हड़प्पा शहर था। अतः विद्वानों का मत है कि आर्य ने ही सिंधु सभ्यता के केंद्रों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनके पतन के कारण विद्वानों का क्या मानना था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आग लगने से हुआ है। चूँकि उस समय लकड़ी का भवन बड़े पैमानों पर प्रयोग होता था, अतः संभव है कि भीषण अग्निकांड में इनके शहर नष्ट हो गए। पुरातत्व अन्वेषणों से यह पता चलता है कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी बलूचिस्तान के अनेक स्थलों पर राख के अवशेष पाए गए हैं। संभवतः विद्वानों का मानना है कि किसी कारणवश बड़े पैमानों पर आग लगने से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। देखिए तीसरा पॉइंट, बाढ़ से विनाश। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के वजह से भी हुआ है। एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, जिसमें सिंधु सभ्यता का अंत बांध टूटने से उसका विनाश दिखाया गया था। इसमें सच्चाई थी। ठीक है, इसका सच्चाई क्या था, प्रमाण क्या सच्चाई थी, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि सिंधु सभ्यता के केंद्र नदियों के किनारे बसे हुए थे। उसका मुख्य केंद्र जो था बीच शहर, वो नदियों के किनारे बसे हुए थे तथा वहाँ के नगरों को बसाते समय बाढ़ से सुरक्षा के उपाय किए जाते थे, परंतु नदियों के धारा प्रवाह में परिवर्तन के कारण संभव है कि इन नदियों का जो धारा था
वो परिवर्तन हो गया होगा। ये शहर बाद में नष्ट हो गए होंगे। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण शहर जो है बर्बाद हो गया, वहाँ बाढ़ आ गया होगा। जिसका साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी बराबर बाढ़ आती थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से बाढ़ के प्रकोप स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ से बचने के लिए अपने घरों को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बनाते चले गए। यहाँ पर देखिए इसका क्या मीनिंग है। जब जब सिंधु सभ्यता में बाढ़ आती थी तो वो लोग देखते थे कि यहाँ तक बाढ़ आ रही है, तो उसके ऊपर वाले ज़मीन पे अपना घर जाके बना लेते थे। यहाँ पर बलुई मिट्टी की 3 परत भी मिली है, जिनसे बाढ़ की धारणा की पुष्टि होती है। इसके अलावे सिंधु सभ्यता के अन्य स्थान पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, जैसे वह स्थान चाहुदरो, लोथल। इस प्रकार संभवतः बाढ़ की वजह से भी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, अन्य भौगोलिक कारण, प्राकृतिक कारण। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार धीरे धीरे रेगिस्तान के प्रभाव से जमीन की उर्वरक शक्ति घटती गई, जिससे कृषि और आर्थिक आधार को क्षति पहुंची। M.R. सहनी, राइक्स एवं कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि विवर्तनिक हलचलों के कारण समुद्र का जल स्तर काफ़ी ऊंचा उठ गया। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो सुनामी, भूकंप की वजह से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ गया होगा। विवर्तनिक हलचलों यही हुआ, मतलब भूकंप और सुनामी, चक्रवात जो होता है वही प्राकृतिक आपदा, उसके कारण समुद्र का जल ऊपर उठ गया होगा और इसने समूचे सिंधु सभ्यता को जल प्लावित कर दिया और यह सभ्यता विनष्ट हो गई। 5वां कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्थिक कारण के वजह से भी इस सभ्यता का नाश हुआ है। 1700 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था वह देश थे मेसोपोटामिया, मिस्र, मध्य एशिया। यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके चलते व्यापार वाणिज्य की हानि हुई होगी सिंधु सभ्यता के लोगों को। चूँकि सिंधु सभ्यता का मुख्य जीवन निर्वाह का साधन व्यापार था, अतः इसके नष्ट होने से सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार नष्ट हो गया होगा। प्रोफेसर R.S. शर्मा का भी मत यही है कि आर्थिक अस्थिरता के चलते भी इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम देखते हैं इसका आंसर। खुदाई में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के समाज का वर्णन हम निम्नलिखित बिंदु को देखते हुए करेंगे। देखिए ये सब बिंदु क्या है। पहला क्या है, भोजन। दूसरा वस्त्र। तीसरा भाषा एवं लिपि। चौथा युद्ध। 5वां मुख्य शिल्प व्यवसाय। इसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का वर्णन करेंगे। आइए हम देखते हैं इसका बारी बारी से। देखिए पहला पॉइंट क्या है, भोजन। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के खान पान, वस्त्र, आभूषण इत्यादि विषयों पर खुदाइयों से काफ़ी रोचक प्रकाश मिलता है। अच्छी वर्षा एवं सिंचाई के प्रचुर साधन होने से वे विभिन्न प्रकार के अन्न, फल एवं सब्जी उपजाया करते थे, जो उनके भोजन का मुख्य आधार था। चावल, गेहूँ और जो उनके प्रमुख भोजन के प्रकार थे। मोहनजोदाड़ो में गेहूँ और जौ के प्रयोग का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इसके अलावा वे मटर, खजूर, तिल आदि का भी
उपयोग करते थे। पशुओं से उन्हें मांस, दूध दोनों ही प्राप्त होता था। नदियों से मछलियाँ भी बड़ी संख्या में मिल जाती होंगी। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, इससे पता चलता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु है वस्त्र। सिंधु निवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। खुदाई के दौरान सूत कातने के बहुत से टाकुओं का मिलना तथा सूती वस्त्र के टुकड़ों का प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी वस्त्र के प्रयोग से पूर्णतः परिचित थे। पुरुष कपड़ों को ज़्यादातर चादर की तरह प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण खुदाई के दौरान एक पुरुष मूर्ति को चादर ओढ़े हुए दिखलाया गया है। संभवतः वे दो प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे, नीचे के लिए धोतीनुमा वस्त्र और ऊपर के लिए शॉल या चादर। स्त्रियां सिर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा होता था। यह रंगीन तथा सादे दोनों रंग के वस्त्र होते होंगे। अमीर लोगों के लिए वस्त्र ज़्यादा कलात्मक एवं बैल बूटेदार रहे होंगे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन थे। गरीब लोग आभूषण में मिट्टी के घोंगे या हड्डियों या कांसे के आभूषण व्यवहार में लाते थे। वहीं अमीर या धनी वर्ग के लोग सोना, चांदी, हाथी के दांत, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि का आभूषण धारण करता था। प्रमुख आभूषणों में हार, कंगन, नथनी, पाजेब, बाली, अंगूठी आदि उपयोग में लाते थे। कुछ पुरुष दाढ़ी मूछ रखने के शौकीन थे तो कुछ बिल्कुल साफ रखते थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, चोटी एवं जूड़ा बांधने की शौकीन थी। खुदाइयों से अस्तूरे मतलब बाल दाढ़ी काटने वाला, कंघी एवं आईना भी मिले हैं जो उनकी शौकीन का अनूठा प्रमाण प्रस्तुत करता है। आइए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, भाषा एवं लिपि। हड़प्पा सभ्यता की भाषा तथा लिपि पर आधारित अभी तक किसी विद्वान ने सर्वमान्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। मतलब सभी विद्वान भाषा पर एक मत नहीं रहा है, सबका विचार अलग अलग है। कुछ विद्वानों का मत है कि वहाँ लिखी जाने वाली भाषा द्रविड़ भाषा की जननी थी। द्रविड़ भाषा मतलब तमिल में बोली जाने वाली भाषा। हड़प्पा संस्कृति के पूरे काल में इस लिपि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं अन्य सभी प्राचीन लिपियों में समय के साथ साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा की लिपि का उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे। समकालीन मेसोपोटामिया की भांति हड़प्पा में स्कूल थे अथवा नहीं, इसका भी कोई प्रमाण खुदाई के दौरान नहीं मिला है। नेक्स्ट बिंदु, युद्ध। हड़प्पा सभ्यता में युद्ध करने के काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रमाण यह भी मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के समय कई आरंभिक हड़प्पा स्थल जला दिए गए थे। ये बस्तियों जो हड़प्पा पर विजय किया होगा उसके द्वारा जलाया गया होगा। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो की गलियों में कंकालों के बिखरे पाए जाने का भी प्रमाण मिला है। प्राचीन काल से ही लेकर अब तक के समाजों में नियमित रूप से अपने मृतकों का दाह संस्कार परंपरागत रूप से किया जा रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि हड़प्पा के लोग अपने मृतकों को सड़कों एवं गलियों में सड़ने के लिए नहीं छोड़ते होंगे। अतः स्पष्ट है कि किसी असाधारण टकराव के कारण ही हड़प्पा के लोग अपने मृतकों का संस्कार नहीं कर पाए होंगे। हड़प्पा के कई नगरों को किलेबंदी किया गया था। उन लोगों को बाहरी ताकतों से सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, इसलिए ऐसा किया गया होगा। यहाँ से तांबे एवं कांसे के
काफ़ी हथियार की भी प्राप्ति हुई है। आइए अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, मुख्य शिल्प व्यवसाय। प्राचीन सभ्यताओं की तरह हड़प्पा संस्कृति में भी विभिन्न कलाओं की प्रगति देखने को मिलती है। हड़प्पा के काफ़ी सारे लोग विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। मालाएं बनाना हड़प्पा के निवासियों का मनपसंद व्यवसाय था। मोहनजोदारो, चाहुदरो तथा लोथल बस्तियों में प्रसिद्ध सम्राट सरगोन के अनुसार दिलमुन, मगान और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। उस शहर के व्यापारियों के दस्तावेजों से भी यह प्रमाण मिलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध था। उर के व्यापारी मेलुहा से तांबा, हाथी के दांत, गोमेद, सीपी, मोती का आयात करते थे। मेसोपोटामिया के आरंभिक साहित्य में मेलुहा के व्यापारी समुदाय का उल्लेख है कि जो मेसोपोटामिया में रहता था। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलुहा की भाषा के सरकारी दुभाषीय का जिक्र है। इन सब उदाहरणों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों और मेसोपोटामिया के लोगों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष नहीं थे एवं दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। हड़प्पा में मेसोपोटामिया वस्तु का प्राप्त न होना यह स्पष्ट करता है कि हड़प्पाई मेसोपोटामिया से मुख्य रूप से कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े इत्यादि मंगवाते थे। ये वस्तुएं जल्द ही नष्ट हो जाती थी, अतः इनके अवशेष नहीं मिले हैं। चांदी का भी आयात किया जाता था। चलिए 2 प्रश्न हम देखे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।